हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शेफाली अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का बचा हुआ चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पार्ट बी में है ना, आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, बस आधा और बच रहा है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके एनसीईआरटी और इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पार्ट बी में क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने प्योर के बारे में पढ़ा कि वो खाली सेम एलिमेंट से बना होता है। मिक्सचर पढ़ा जिसके अंदर 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी वाला और सॉल्यूट कम क्वांटिटी वाला, और उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए हमने, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने, कंसंट्रेशन पढ़ लिया, उसके फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में अच्छे से समझेंगे आगे। ठीक है, हमने सस्पेंशन पढ़ लिया और कॉल्डल सॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिया है। तो अब आपने ये पढ़ा मिक्सचर में कि मिक्सचर जो है 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में से बना होता है, और मिक्सचर ना परमानेंट हो जाता है। जैसे हमने पानी में शुगर को मिक्स किया तो वो परमानेंट हो गया, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बुक में अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स, कि हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि वो परमानेंट होते हैं, मिक्सचर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मिक्सचर्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हम उन मिक्सचर्स को कैसे अलग कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स इसमें बोले गए हैं जिनसे हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना दिया इसका फॉर द रिविजन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स इन विच वन कैन इवेपोरेट। इस प्रोसेस के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स के, और उसमें से हम एक को इवेपोरेट कर देते हैं। क्या मतलब है इसका कि हम इवेपोरेट कर देते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि हम कैसे इवेपोरेट कर सकते हैं। We can get dye from the ink by evaporation process। हमें डाई मिल सकती है, किस चीज़ से मिल सकती है, इंक से मिल सकती है, बाय इवेपोरेटिंग प्रोसेस कर। तो इंक जो है वो पानी और डाई का मिक्सचर होता है। अगर हमको खाली डाई चाहिए तो हमें क्या इवेपोरेशन प्रोसेस करना होगा। अब सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर है इंक, जो कि पानी और डाई का मिक्सचर है। अगर हमने बर्नर लगा दिया, हमने इसके नीचे बर्नर लगा दिया, तो क्या होगा, जो इसके अंदर वाटर होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और फिर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, डाई बच जाएगी। राइट, तो इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और हमें डाई मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस ऐसे काम करता है। ठीक है, अब सेकेंड मेथड क्या दे रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। In this process, mixture is rotated very fast, then the denser particles are settled down and the lighter particles stay at the top। इस प्रोसेस में क्या होता है, मिक्सचर्स को हम ना बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट रोटेट करते हैं उसको, जिससे क्या होता है, उसे फास्ट रोटेट करने से क्या होता है कि डेंसर पार्टिकल्स, मतलब जो भारी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स होंगे उस मिक्सचर्स के अंदर, वो टॉप पर आ जाएंगे उसके, और डेंसर पार्टिकल्स नीचे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, दिखा देती हूँ एक बार। छोटा सा डायग्राम मैंने बना रखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या एग्जाम्पल ले रखा है कि मिल्क और बटर का, कि अगर हमें मिल्क में से बटर को निकालना हो, मिल्क के अंदर से बटर को निकालना हो, तो हमें मिल्क को बहुत तेज़ी से रोटेट करना होगा। तो फिर क्या होगा, रोटेट करने के बाद बटर जो है वो ऊपर तैरने लग जाएगा पानी के। ठीक है, क्योंकि मिल्क से बटर निकल गया और जो पानी जो बच गया वो नीचे बैठ जाएगा और बटर ऊपर तैरने लग जाएगा। ठीक है, तो यूज़ ऑफ पढ़ लेते हैं कि इसके यूजेस कहाँ पे हो सकते हैं इस वाले मेथड के। यूज़ इन डायग्नोस्टिक लाइब्रेरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अब लैबोरेटरीज़ होती हैं, उसमें हम ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि उन दोनों ट्यूब को ना वो एक ही उसमें रख देते हैं, उसमें वो फास्ट रोटेट करती है और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। ब्लड जो है वो नीचे आ जाता है, ऊपर जो है यूरिन हो जाता है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में आखिर क्या प्रॉब्लम है। अगर फीवर होता है तो ऐसा कुछ, तो इससे पता चलता है, और वो जल्दी रोटेट करता है ब्लड और यूरिन एक साथ।
ठीक है। सेकंड मेथड जो मैंने आपको अभी बताया, यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम द मिल्क। अगर हमें मिल्क में से बटर को सेपरेट करना होगा तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। हमारे घरों में मिक्सी होती है, उसमें हम दूध डालेंगे तो हम उसे फास्ट फास्ट रोटेट करेंगे तो उसमें से बटर निकल के आएगा, ठीक है। थर्ड होता है यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। अब हमारे गीले क्लोथ्स हैं, अब हमें उन्हें ड्राई करना है तो हम क्या करेंगे, मशीन को ड्राई मोड पे कर देंगे। उसमें ड्राई का ऑप्शन होता है तो उसमें हम कर देंगे तो उसके अंदर जितना भी पानी होगा, कपड़ों के अंदर जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा बाहर और बचेंगे क्या, हमारे ड्राई क्लोथ्स बच जाएंगे हमारे, ठीक है, जो सूख जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी हमने क्या किया, कपड़ों को बहुत तेज़ी से घुमाया हमने, जिसकी वजह से जितना भी पानी था वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हमें फास्ट फास्ट रोटेट करना होता है मिक्सचर्स को, ठीक है। और इवेपोरेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा कि हम बर्नर लगाएंगे तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, फॉर एग्जांपल इंक, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, सेपरेटिंग फर्नल। सेपरेटिंग फर्नल क्या होता है, ऐसे फर्नल होता है एक, ठीक है। By this process, two immiscible liquids separate out in the layer depending upon their densities. इस प्रोसेस के अंदर अगर दो लिक्विड इम्यूसिबल लिक्विड्स होते हैं सेपरेट, हमें उसे एक लेयर की फॉर्म में सेपरेट करना हो कि हमें दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई दें, दोनों लिक्विड्स अलग अलग दिखाई दें, लेकिन वो डिपेंड किस पर होगा, उनकी डेंसिटी पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इस वाले मेथड का, कि कैसे हम दो लिक्विड को अलग अलग सेपरेट लेयर्स में कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द वाटर। अब हमें वाटर को अलग दिखाना है और ऑयल को अलग करना है, वाटर में से हमें ऑयल को अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये फर्नल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हम इसके अंदर वो पानी डाल देंगे जिसमें से हमें ऑयल को अलग करना है। फिर ये क्या होगा, इसके अंदर फर्नल के अंदर ये वाटर तो नीचे आ जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर ही रह जाएगा। अब इसके अंदर ये चीज़ दे रखी है जिससे आप वाटर को नीचे निकाल सकते हो और खाली ऑयल ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं लेयर्स में, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन। आपने आयरन और देखा होगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा आपने कि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अगर हमें उसके अंदर से प्योर आयरन चाहिए तो हमें इस मेथड का हम यूज़ करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर अलग हो जाए और हमें खाली आयरन मिल जाए, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है फनल की हेल्प से हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन मेथड के अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो सब्लिमेबल कंपोनेंट होता है फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट्स, उनको हम सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं कि सब्लिमेशन का आपने प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सब्लिमेशन का, कि कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो बिना लिक्विड स्टेट में आए वो डायरेक्ट गैस स्टेट में पहुंच जाती है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है सॉलिड से गैस में और गैस में सॉलिड में, ठीक है। तो यही इसके अंदर है। और इस मिक्सचर्स एज सच मिक्सचर्स दैट कंटेन कैम्फर, नैप्थलिन्स, एंथसीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मिक्सचर्स। इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। कैम्फर क्या होता है, धूप बत्ती। धूप बत्ती को अगर आप जलाओगे तो क्या होगा, धूप बत्ती एक सॉलिड है, ठीक है, और अगर आप उसे जलाओगे तो वो धुआं बन के चली जाएगी, मतलब गैस बनकर वो उड़ जाएगा, उसके पार्टिकल्स हवा में फैल जाएंगे, तो वो एक गैस बन गई है हमारी। तो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए वो गैस बन गई, सॉलिड चीज़ गैस बन गई। ऐसे नैप्थलिन बॉल्स होती हैं, नैप्थलिन बॉल सॉलिड होती हैं, तो अगर आप उसे कपड़ों में डालते हो तो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं। तो कैसे गायब हो जाती है, क्योंकि वो गैस बन जाती हैं, राइट। ऐसे ही ये दोनों भी, इनके साथ भी यही होता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है कि सॉलिड से चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है और गैस में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपको सब्लिमेशन, ये तो आपको आना ही चाहिए, वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, एक मिनट, नेक्स्ट मेथड क्या हो गया, कैरोमेटोग्राफी। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर्स के वो सेपरेटेड होते हैं। हम मिक्सचर्स को सेपरेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे सेपरेट होंगे इसके अंदर, ड्यू टू द डिफरेंशियल मूवमेंट से। डिफरेंशियल मूवमेंट मतलब उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे
ठीक है, वो अलग अलग तरीके से मूव करेंगे। कुछ स्लो मूव करेंगे, ये बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, कुछ बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उनकी डिफरेंट मूवमेंट होती हैं इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट। अब आप देखो इसका यूज़ कहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट है इसका एग्जांपल लेते हैं हम, यूज़ टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। अब ये एक पेपर होता है कि इस मशीन के अंदर हम एक पेपर डालते हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ब्लड डालते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, इसके यहाँ पे ना एक चीज़ होती है जिससे अगर ये चीज़ टच हो जाए तो इससे ड्रग्स अलग होने लग जाते हैं, ब्लड से ड्रग्स अलग होने लग जाते हैं। और फिर अगर उसमें ड्रग होता है तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्लड में वो ऊपर आराम से मूवमेंट करने लग जाती हैं। तो उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर ड्रग्स हैं, ब्लड के अंदर ड्रग्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट होता है ब्लड में अगर ड्रग्स होते हैं तो। ठीक है, तो वो है ना अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट करने लग जाते हैं और वो ऊपर चल देते हैं। कुछ बहुत फास्ट मूव करेंगे, कुछ बहुत स्लो मूव करेंगे। तो ये हमारा ये प्रोसेस होता है। ऐसे ही हम इसमें फर्स्ट वाला जो दे रखा है, यूज टू सेपरेट कलर ऑफ डाई, अगर हम इसमें डाई डाल देंगे कि हमें डाई के कलर्स को अलग करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे डाई जो है यहाँ पे टच हुई और यहाँ पे ऐसे टच हो गई तो डाई के अंदर जितने भी कलर्स होंगे वो ऊपर मूव करने लग जाएंगे। कुछ बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और बहुत स्लोली से, और उनके कलर्स अलग अलग हो जाएंगे डाई के कलर्स। इस तरीके से हम उनके कलर्स को अलग कर सकते हैं और ब्लड में से ड्रग्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, अब 6 आता है डिस्टिलेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड, दे हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम 2 लिक्विड्स को अलग कर रहे हैं। कैसे अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, हैविंग अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम 2 मिक्सचर्स को अलग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब यूज़ ऑफ डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, यूज टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। अगर हमने एसीटोन और वाटर को हमें अलग करना हो, अब ये एक मिक्सेबल लिक्विड है, ये दोनों मिक्सड है, हमें इन्हें अलग करना है, लेकिन उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे तब भी हम उन्हें अलग कर पाएंगे। अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, एक बुक में एक मशीन दे रखी है कि एक होता है ये ऐसे बाउल, ठीक है, जिसके अंदर ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है और यहाँ पे एक ऐसे पाइप सा दे रखा है और यहाँ पे है कोल्ड वाटर। ठीक है, ये ऐसे गया और यहाँ पे दोनों तरफ कोल्ड वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड बन के वो निकल रहा है इसके अंदर। तब क्या होता है, इसके अंदर आपका एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, अब आपको है ना एसीटोन को अलग करना है। इसके अंदर आपको एसीटोन को अलग करना है, तो एसीटोन का होता है 56 डिग्री। अगर हम इसके नीचे बर्नर लगा दें, ठीक है, और उसको कर दे 56 डिग्री सेल्सियस पे ही करें हम उसे, और 56 डिग्री पे क्या होगा, उसे हीट करेंगे तो जो एसीटोन होगा वो ऊपर भाप बन के उड़ने लग जाएगा, वो उड़ेगा भाप बन के। ठीक है, फिर वो इधर आएगा सॉरी, और फिर यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है हमारा, उसकी हेल्प से ये बन जाएगा पानी। वो ठंडे होने लगेंगे वेपर्स, क्योंकि वेपर्स गर्म हो रहे होंगे, उन्हें एनर्जी मिली है, तो इसलिए वजह से वो वेपर बन रहे हैं। तो जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो लिक्विड की फॉर्म में वो नीचे आएंगे और हमारा एसीटोन जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वाटर बच जाएगा। तो हमने वाटर को अलग कर दिया और एसीटोन को भी अलग कर दिया। तो ये होता है डिस्टिलेशन मेथड कि हम इसके अंदर जिसको भी हम अलग करना चाहते हैं उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट पे हम हीट अप करेंगे और वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये 7th भी है, पर इसके अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस mixtures of 2 or more miscible liquids can be separated, they have a different boiling points। इसके अंदर क्या होता है कि सेम चीज़ है कि हम बॉइलिंग पॉइंट पे ही हम दोनों लिक्विड्स को अलग कर रहे हैं, लेकिन एक चेंज है। जब आपने डिस्टिलेशन में पढ़ा था तो इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये 100 है और ये 56 है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जितने भी मिक्स होंगे, जितने भी लिक्विड मिक्स होंगे उनका थोड़ा सा आसपास होगा। लाइक मैं अगर बोलूँ कि कोई 5 डिग्री है सपोज, तो वो होगा 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। यूज़ पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। एज एग्जांपल, यूज़ ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन, आर्गन फ्रॉम द एयर। अगर हमें एयर में से इन चारों को अलग करना होगा,
तो हम इस मेथड से अलग करेंगे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है, यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल एक्सेट्रा। अगर हमें क्रूड ऑयल में से इन कंपोनेंट्स को अलग करना होगा तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि सेम इस मेथड के अंदर ही सेम चीज़ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और दोबारा करके दिखाती हूँ कि अब ये चीज़ है, आपने इसमें लिया क्रूड ऑयल, ठीक है, आपने लिया क्रूड ऑयल, ये आप हीट अप करने लग गए। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो इसमें ऐड हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो इसके अंदर ऐड होगी। यहाँ पे कोल्ड वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर, और यहाँ पे आप बाहर निकलेगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रूड ऑयल है। अब उनके जो लिक्विड्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब वो इस प्रोसेस में आएगा ना, इस वाले प्रोसेस में, तो क्या होगा कि जितने भी जो भी हमें चाहिए, जिस भी डिग्री पे हमने उसे बॉईल किया है, सपोज 50 डिग्री पे हमने उसे बॉईल किया है और भी पार्टिकल्स उसके साथ चल दिए। सपोज हमें इसमें से पेट्रोल को अलग करना है, पेट्रोल को हम अलग करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ केरोसिन भी चल दिया ऊपर। तो इस प्रोसेस में जब वो आएगा, तो जब वो आगे भेजेगा, आगे पेट्रोल को भेजेगा, तो वो केरोसिन को यहीं पे रोक देगा, ठीक है, केरोसिन को वो यहीं पे रोक देगा और खाली पेट्रोल को आगे भेज देगा। फिर वो यहाँ पे आके ठंडा हो जाएगा, वेपोस ठंडे हो जाएंगे पेट्रोल के, और वो यहाँ पे पेट्रोल निकल आएगा, ठीक है। खाली इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की एक ट्यूब ऐड हो जाती है, ठीक है, ये खाली एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इसके अंदर नहीं होती है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो ये है इन दोनों का मतलब, दोनों डिस्टिलेशन का मतलब। अब लास्ट जो मेथड बचता है वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस इम्प्योरिटीज मिक्सचर फर्स्ट डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट देन क्रिस्टलाइज वन कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक इम्प्योर मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले ना एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं, फिर उसके अंदर जितने क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हमें जो चीज़ चाहिए एज अ प्योर कंपोनेंट वो हम बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको ये लैंग्वेज ना समझ आए तो मैं इसमें समझा देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर से अगर हमें कोई प्योर सॉलिड चाहिए, हमें कोई प्योर सॉलिड चाहिए, तो क्रिस्टल की फॉर्म में हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अब हम सी वाटर से सॉल्ट को निकालते हैं, सी वाटर जो है इम्प्योर मानते हैं उसे, और उसके क्रिस्टल की फॉर्म में हम सॉल्ट को बाहर निकाल लेते हैं उसे प्योरीफाई कर, ठीक है। और सेकंड दे रखा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द इम्प्योर सैम्पल्स। तो एल्यूमिनियम के साथ भी यही होता है, इम्प्योर होता है, तो उसके अंदर से हम एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब सी वाटर का पानी है, सपोज इसके अंदर सी वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सॉल्ट होगा हम इस मेथड की हेल्प से उसे बाहर निकाल लेंगे एज अ क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है कि हमने क्रिस्टलाइजेशन के नाम से आपको पता चल रहा होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में हमने प्योरीफाई किया है उसे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, रिवाइज करते हैं एक बार। हमने सबसे पहले पढ़ा था इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फ्यूनल्स, फिर पढ़ा हमने सब्लिमेशन का, फिर पढ़ा क्रोमेटोग्राफी का, फिर डेस्टिलेशन, फिर फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 8 मेथड्स होते हैं, आप इनको अच्छे समझ लेना, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये बुक के अंदर इंपॉर्टेंट दे रखा है एज अ डिफरेंस, तो डिफरेंस को क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो कुछ भी सकता है ना। तो इसका मैंने क्वेश्चन ये बना रखा है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अब हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया, मैटर एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल चेंज जो हमने अब पढ़ा है एज अ मिक्सचर, प्योर, इम्प्योर, ठीक है। तो वो होगा केमिकल चेंज हमारा,
फिजिकल चेंज के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये टेम्परेरी चेंज होता है। क्यों होता है टेम्परेरी चेंज? कि अगर बर्फ़ है आपके पास है आइस, आप उसको बॉईल करोगे, मतलब बॉईल नहीं, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसे रख दोगे तो वो पानी बन जाएगा। अब आप पानी से क्या दोबारा बर्फ़ नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। इसका मीन्स ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है कि बर्फ़ से पानी बनेगा तो वो पानी बना रहेगा, आइस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो टेम्परेरी मतलब कि आइस जो है वो पानी बन गई, पानी दोबारा आइस बन गई। ठीक है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये एक परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी में अगर आपने शुगर मिला दी तो हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमने कुछ जो मेथड्स पढ़े हैं, हम उनकी हेल्प से कुछ चीज़ों को अलग कर सकते हैं, केमिकल मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। सेकेंड जो दे रखा है, अ फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज साइज, शेप एक्सेट्रा। जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पीछे की सॉलिड का साइज, शेप, उसका रिजिड, उसकी फ्लूइडिटी, ठीक है, हमने इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही अफेक्ट करता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को ही इफेक्ट करता है। हमने देखा होगा अगर पानी में हम शुगर को मिला दें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में अलग करेंगे तो थोड़ा सा हमारे कलर भी चेंज होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। केमिकल तो हो ही रही है, फिजिकल भी होगी। ठीक है। थर्ड दे रखा है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वही आइस, पानी, पानी, आइस, मतलब कोई नया कुछ नहीं बन रहा है, ये भी सब पुराना है। ठीक है। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, अगर हम केमिकल चेंज करते हैं, वंस एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं तो नया कंपोनेंट बनता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर न्यू कंपोनेंट, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और फिजिकल चेंज के अंदर नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमें दे रखा है, फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सिबल होता है। सॉलिड्स को हम लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कर सकते हैं, राइट। तो ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंसेस कैन बी रिकवर्ड। जितने भी ओरिजिनल सब्सटेंसेस होंगे वो रिकवर हो ही जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसमें अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि इरिवर्सिबल होता है, दैट इज द ओरिजिनल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो होते हैं रिकवर नहीं होते हैं। जैसे पानी और शुगर का एग्जांपल ही लेके हम समझते हैं, तो हम शुगर को दोबारा ऐसा क्रिस्टल के फॉर्म में हम उसे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो रिकवर नहीं हो सकता, हम उसको अलग नहीं कर सक पाएंगे क्योंकि वो उसके अंदर डिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है। फिफ्थ दे रखा है, देयर इज नो एनर्जी चेंज इन दीज चेंजेस। तो एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, सेम एनर्जी रहती है, सेम बॉइलिंग पॉइंट रहता है, सब कुछ सेम रहता है। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी को ये ऑब्जर्व भी करता है और इन्वॉल्व भी करता है इसके अंदर। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं आप, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर को फ्रीज कर दिया, सॉलिड बन गया। मेल्ट ऑफ वैक्स, हमने वैक्स को मेल्ट कर दिया तो क्या बन गया, एज अ लिक्विड की फॉर्म में हो गया वो। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करा तो फिर गैस बन गई, वेपर बन के उड़ गया तो गैस बन गया वो। अब केमिकल चेंज के एग्जांपल्स होंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन हो गया, अब आप फूड को वापस तो कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते हो। बर्निंग ऑफ कोल, अब आपने कोयले को बर्न कर दिया है, आप वापस से तो उसे कर नहीं सकते हो आप वापस। तो ये हो गया केमिकल चेंज। ठीक है। अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में अच्छे से समझ आ गया होगा, तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक बच रहा है टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, ये बुक में डू यू नो में दे रखा है लॉय के बारे में। इसमें क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि मिक्सचर्स जो होते हैं मेटल्स के, या फिर मेटल्स जो है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो हम उसे अलॉय कहते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर कोई मेटल है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, या फिर मेटल को हम किसी एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है अलॉय। फॉर एग्जांपल, कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूस रेड गोल्ड। अगर हम गोल्ड और कॉपर को मिक्स कर देंगे, एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रेड गोल्ड बन जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो ब्रास भी इसका एग्जाम्पल है क्योंकि 30% इसके अंदर जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, जिससे बनकर ये ब्रास बनती है। ठीक है। तो आपको ये समझ आ के ये भी पढ़ लेना क्योंकि ट्यूनो में दे रखा है तो हो सकता है 1-2 मार्क्स में आ जाए। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इसका क्वेश्चन क्या बना था, व्हाट इज प्योर, व्हाट आर इट्स टाइप, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी हम प्योर पढ़ चुके हैं कि प्योर क्या होता है। ठीक है। प्योर होता है कि सेम
सेम एटम्स उसके अंदर हों। एलिमेंट्स क्या हुआ कि एलिमेंट्स हो गया कि प्योर सब्सटेंसेस इन विच ऑल द एटम्स आर सेम। इसके अंदर आप हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो प्योर है उसके दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं एलिमेंट के बारे में। हम प्योर पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा प्योर क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है कि एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही एटम से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये गोल्ड जो है वो गोल्ड के ही एटम से बना हुआ है, तो ये एक एलिमेंट हुआ। एलिमेंट्स जो हैं वो तीन चीज़ में डिवाइडेड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, अगर आपको प्योर पढ़ना है तो मैं आपको एक बार और प्योर पढ़ा देती हूँ, एज अ नॉर्मल पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्योर क्या होता है, जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती सब्सटेंसेस के अंदर, जो कि सेम काइंड के एलिमेंट से बना होता है, जो कि मैंने अभी अभी बोली थी चीज़ कि उसके अंदर सेम काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब सेम काइंड के एटम्स का होना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि तीनों जो एलिमेंट्स डिवाइड किए गए हैं, इन तीनों को डिवाइड किया गया है, ये क्यों डिवाइड किया गया है, इसमें अंदर डिफरेंस क्या है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, वो शाइनी होते हैं। आपने मेटल्स को देखा होगा, गोल्ड देखा होगा आपने, सिल्वर देखा होगा, कॉपर देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो वो शाइनी नहीं होते हैं। तो ये हमारा होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड की बात करें तो ये कंडक्ट करते हैं हीट और एनर्जी, मेटल्स। ठीक है, क्योंकि उसको बनाने में हीट और एनर्जी का खर्च होता है, उसे कंडक्ट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, हीट और एनर्जी को कंडक्ट नहीं किया जाता है। थर्ड जो होता है कि थर्ड क्या दे रखा है, टू स्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम क्या मेटल्स के ना वायर्स बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के हम वायर्स नहीं बना सकते हैं। फोर्थ दे रखा है कि मेलेबल। इसमें का मतलब होता है कि हम मेटल्स की थिन शीट्स बना सकते हैं, राइट, लेकिन नॉन मेटल्स की हम थिन शीट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमें दे रखा है कि अगर आप मेटल्स को बजाओगे, सपोज आपकी स्कूल बेल होती है, राइट, स्कूल बेल है, वो भी एक मेटल है। अगर आपने उसको बजाते हैं, जब घंटी बजती है तो आपको साउंड मिलती है, तभी आपकी क्लास फिनिश होती है या स्टार्ट होती है, राइट। तो मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड आती है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटल्स का एग्जाम्पल्स क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। और नॉन मेटल्स का क्या होगा, हाइड्रोजन, कोल, ऑक्सीजन, आयोडीन एक्सेट्रा। कोल को बजाओगे तो वो बिखर जाएगा इधर उधर, लेकिन कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई शाइनीनेस नहीं होती है कोल के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर भी नहीं होती, ऑक्सीजन के अंदर, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो आप लिख सकते हो इसके अंदर। अब बचता है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये दोनों ही मेटल और नॉन मेटल, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों की, थोड़ी सी मेटल की होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल की होती है, जिसकी वजह से बन गए मेटलॉइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, ब्रॉन, जर्मेनिज्म। ठीक है, तो ये होते हैं कि इनके अंदर थोड़ी से मेटल्स हैं और थोड़ी सी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है एलिमेंट्स कंप्लीट। एलिमेंट्स मतलब जिसके अंदर एक टाइप के एटम्स हो। प्योर मतलब जिसके जो कि हमारा एक प्योर सब्सटेंसेस हो, जो खाली एक ही एलिमेंट से बना हुआ हो। एलिमेंट्स मतलब एक टाइप का एटम्स, ये एक ही टाइप के एटम से बना हो। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि मिक्सचर्स जो है तो दो से ज़्यादा कंपाउंड से बना होता है। तो मतलब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो जाते हैं केमिकली एक रेशियो के अंदर, तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, राइट। तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और एक एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इतना समझो कि कंपाउंड जो होता है वो दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है एक डिफाइंड रेशियो के अंदर। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म अ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कैसे करते हैं, तो उन्होंने एक क्या फॉर्म किया, एक वाटर को फॉर्म किया। तो मतलब H2O + O = H2O। ठीक है, तो कंपाउंड आपको समझ आ गया। अब हमने ये कर लिया है पूरा चैप्टर फिनिश।
ठीक है, यहाँ पे होता है चैप्टर पूरा फिनिश। लास्ट में ये दे रखा कंपाउंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एक वीडियो में, और उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी मैं ऐड कर दूंगी जो कि हमें बुक के अंदर गिवन है एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, और हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो आपको कि कितना समझ आ रहा है, क्या कोई डाउट है तो मैं कमेंट में ही आपको मैं भी कमेंट कर दूंगी, आपकी कमेंट के नीचे ही रिप्लाई कर दिया करूँगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास 9 की मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 8th क्लास की ज्योग्राफी भी पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब यहाँ पे ये वीडियो फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।